प्लीडिंग की एक छोटी सी गलती आपके पूरे केस की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। प्लीडिंग मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि प्लीडिंग का मतलब होता है एफिडेविट। आप कोई कंप्लेंट डालते हैं, जब रिटन स्टेटमेंट आप डालते हैं, प्लेंटिफ डालता है कि मेरे साथ ये घटना घटी या मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा या मेरे साथ ये डैमेज हुआ, तो ये क्लेम के लिए या डिफेंस के लिए जो भी रिटर्न हम एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट के अंदर, ये फर्स्ट स्टेज होती है सबसे पहले। तो उसके रूल्स क्या है, फंडामेंटल रूल्स, ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है और प्रैक्टिशनर के लिए भी जरूरी है, लीगल प्रैक्टिशनर और लोकल पर्सन, जनरल पर्सन को भी ये नॉलेज होनी चाहिए। तो ये रूल्स क्या है, आज ये हम जानने जा रहे हैं। सबसे पहला रूल है कि ये जो है एविडेंस नहीं हमने इसके अंदर लिखना। हमने फर्स्ट जो स्टेज है हमारी, जो हम फॉर्मेट बना रहे हैं, प्लीडिंग की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हमने मटेरियल फैक्ट लिखना है, तथ्य लिखने हैं सिर्फ, ना कि एविडेंस लिखना है। सिर्फ हमने अपनी पार्टी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और हमारे साथ क्या घटना घटी है, इंसिडेंट कहां घटी है, ये सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन राइट डाउन लिखनी है। ठीक है। सेकंड इज डू नॉट स्टेट एविडेंस। इसके अंदर स्टेट एविडेंस कोई नहीं होगा, कोई एविडेंस नहीं लिखना हमने, सिर्फ मटेरियल फैक्ट। क्या क्या मटेरियल जो भी है, डैमेज हुआ, मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया, मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया, या मेरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरा हिस्सा नहीं मिल पाया। तो दिस इज थर्ड इज स्टेट फैक्ट्स कंसाइसली, क्लियर एंड ब्रीफ। जो भी आप लिख रहे हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हैं कोर्ट के अंदर, वो आपकी क्लियर और ब्रीफ होनी चाहिए, बिल्कुल इजी वे में कोर्ट जो है वो अच्छे से सुन सके। नेक्स्ट इज इंक्लूड ऑल नेसेसरी फैक्ट्स। जितने भी जरूरी फैक्ट्स हैं वो सारे उसमें आपके लिखे होने चाहिए। फिफ्थ इज डू नॉट इंक्लूड लॉ और लीगल आर्ग्यूमेंट। उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आपने करना। लीगल आर्ग्यूमेंट तब होगा जब केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये आपकी पहली स्टेज है। इसके अंदर आपने सिर्फ लिखना है कि मेरे साथ ये डैमेज हुआ, ये क्लेम कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर कोई लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई एडवोकेट आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, या आपने कोई एडवोकेट से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है अपोजिशन पार्टी की। नेक्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी और इररिलेवेंट मैटर्स। जैसे कि बिना मतलब के कोई फालतू एलिगेशंस, एक्स्ट्रा एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, तो वो आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये सिंपल आपने एक जो भी आप फॉर्मेट दे रहे हैं, जो भी आप जिसके मैटर के ऊपर दे रहे हैं, प्रॉपर्टी का रिलेटेड मैटर है तो सिर्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर लिखेंगे। ये नहीं है कि आप डाइवोर्स का डाल रहे हो उसके अंदर, या आप कुछ पिटाई का डाल रहे हो। सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो ओनली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी आपने लिखना है अपना मटेरियल, वो आप इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट है यूज क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है, लीगल लैंग्वेज, बिल्कुल वो होनी चाहिए प्रॉपर, इजी टू अंडरस्टैंड, कि समझ आ जाए सभी पार्टी को, बोथ पार्टीज को। नेक्स्ट, मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब जो मैटर हमारा स्टार्ट हुआ है उसी से पूरा प्लीडिंग होनी चाहिए, पूरी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। ये नहीं है बात चल रही थी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की और आपने उसके अंदर डाइवोर्स का केस डाल दिया, आपने मार पिटाई का, एक्सप्लॉयटेशन का केस डाल दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया उसके अंदर। जो कोई एक पर्टिकुलर जिस कोर्ट में हम जा रहे हैं, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोर्ट जो है हर केस के लिए अलग अलग कोर्ट निर्धारित किए गए हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए सिविल कोर्ट है, ठीक है, मैरिटल जो भी आपके डिस्प्यूट्स है वो अलग है, अपना क्रिमिनल केसेस हैं उनके लिए अलग कोर्ट है। तो सब जिस कोर्ट में हम जा रहे हैं उससे रिलेटेड ही मैटर, सिर्फ उसी का मैटर होना चाहिए। नेक्स्ट, सेपरेट पैराग्राफ। अगर कोई एलिगेशन और एक्स्ट्रा आप एड ऑन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड, तो उसके लिए एक अलग पैराग्राफ आपने राइट डाउन करना है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। कोर्ट के अंदर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे साथ ये डैमेज हो गया, क्लेम कर रहे हैं आप, अनुरोध करना है कोर्ट में, जज से अनुरोध करना है कि मेरे साथ ये घटना घटी। तो ये हम रिटर्न कैसे लिखते हैं, ये प्रैक्टिकल वर्क है लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी और लीगल प्रैक्टिशनर के लिए भी, जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी। उसके बाद है साइन एंड वेरीफाई। लास्ट स्टेप होता है हमारा साइन एंड वेरीफाई। साइन करेंगे, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, नेम, एड्रेस, प्रॉपर करंट एड्रेस, ये ध्यान रखना है करंट एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि नोटिस जाएगा या समन जाएंगे जहां भी, तो वो करंट एड्रेस पे जाएंगे। मोबाइल नंबर आपका प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, एड्रेस मेंशन होना चाहिए, आपके साइन होने चाहिए। और वेरीफाई, वेरीफाई क्या होता है कि मैं ये जो भी लिख रहा हूं, मैं अपने मर्जी से लिख रहा हूं, वॉलंटरी मैं क्लेम डाल रहा हूं या शिकायत डाल रहा हूं, और इसमें कोई प्रेशराइज नहीं है, मैं किसी के प्रेशर में आके नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं अडल्ट हूं और मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को ट्रू है, मेरी तरफ से ट्रू है, इसलिए वो लास्ट में साइन करेगा। उसके बाद आपके एडवोकेट के साइन होंगे, फिर ये जाके कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। कोर्ट जो है उसको देखेगी कि इस केस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ट्रायल चलाना है, वो डिपेंड करेगा आपके जो भी आपने आउटलाइन दी है, ये फैक्ट्स दिए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कोर्ट को कि कोर्ट इस केस को आगे चलाती है या नहीं चलाती है। और जब ये एक्सेप्ट कर लेगी तो सूट नंबर देगी, केस नंबर देगी, और केस नंबर के बाद नोटिस जो है वो सेकंड पार्टी को जाएगा, ऑपोजिशन पार्टी को जाएगा। ऐसे ही वो भी लिखित में आके स्टेटमेंट वो देगी, ओरल तो देगी, रिटन जरूरी है, रिटन स्टेटमेंट वो देगी कि यस मैं इस एलिगेशंस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, या कोई इसमें मेरा लेना देना नहीं है। दैट्स इट, दिस इज द मेन प्लीडिंग पॉइंट।